वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ अब एहसास ये होने लगा है कि जैसे पाकिस्तान एक बंद और अंधी गली में दाखिल हो चुका है और लगता ये है कि हुकूमत के पास इस वक्त बहुत महदूद ऑप्शंस हैं और बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब, आपसे सवाल करने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, हमारा एक वफ्द चीन के दौरे पर मौजूद था और वहाँ से वापसी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उनकी गुफ्तगू से कोई बहुत उम्मीद हमें नज़र नहीं आई कि हालात बेहतर हो जाएंगे। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब क्या फरमाते हैं। But we do not have a choice but to कि जी हम ये we kick the can down the road। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहां से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। That luxury and fortunately that luxury we don't have available anymore। It's as simple as that। हमें वो आसाइश मुयस्सर नहीं है, अब कम अज़ कम नहीं है। राना साहब, ये आसाइश मुयस्सर करवानी है आपने, आपकी हुकूमत है और इलेक्शनरिंग के दौरान वैसे तो हर सियासी जमात दावे करती है, नारे वादे किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि 200 यूनिट तक फ्री होंगे। ये आप हमने नहीं कहा कि ये जो मरीम नवाज साहिबा नहीं, हमारा ये मंशूर का हिस्सा भी नहीं था। आपने ये एक आधे नारे आपके नहीं, हमने इलेक्शन इस बेसिस पे नहीं लग ये रहा है कि इवेंचुअली हम शायद आपकी ही गवर्नमेंट में देखेंगे कि 200 रुपए फ्री, 200 फ्री यूनिट के बजाय 200 रुपए फी यूनिट पे चले जाएंगे हम। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। और बहरहाल देखें, अभी भी इस मुश्किल हालात में भी, मुश्किल हालात तो बिजली के हवाले से बिल्कुल हैं, लेकिन 200 यूनिट वालों को प्रोटेक्ट किया गया है, उनका रेट जो है वो नहीं बढ़ा और वो जो 15 से 20 रुपए का उनका यूनिट है और उस पर एक मैसिव सब्सिडी है, कुछ 400 अरब की जो हुकूमत उसके ऊपर दे रही है। इसी तरह जो ताजिर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनकी भी बिजली का रेट कम किया गया है और 175 अरब की जो क्रॉस सब्सिडी उन्होंने उठाई हुई थी उसको ख़त्म किया गया है। ओवरऑल हुकूमत जो है वो 3-4 एजेंडों पे चल रही है, जिसमें लोकल कोयले के ऊपर आपने शिफ्ट करना है, कोयले वाले प्लांट, जिससे बिजली के रेट में कमी आएगी। पीएसडीपी पे एक रिकॉर्ड हमने 80 अरब रुपए की अमाउंट, हो सकता है इससे कोई आगे पीछे हो, लेकिन रिकॉर्ड अमाउंट रखी है जो कि ट्रांसमिशन लाइंस की डेवलपमेंट और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। अब ये जो आपने चाइना की बात की, देखें बिल्कुल ये विजिट ना तो कोई IMF से ये लिंक्ड है विजिट, ना ये विजिट जो है क्या कहते हैं कोई मजबूरी के तहत लिया गया, लेकिन ये विजिट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लिया गया कि हम जो है जो चाइना के साथ IPPs का जो हमारा तल्लुक है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट इधर है, उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग की जाए और उसका बेनिफिट जो है वो एक आम आदमी चाइना के साथ ये मुआहदे किसने किए थे? देखिए बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट ने किए थे। जो 2013-18 की गवर्नमेंट थी, CPEC के अंदर ये मुआहदे हुआ और इस बेसिस पे हुए कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी। 1994 और 2002 के IPPs के तल्ख तजुर्बे से कोई सबक नहीं सीखा। नहीं, ये मुआहदे बड़े जरूरी, हमने सस्ते तरीन प्रोजेक्ट लगाए। PTI के लोग कह रहे हैं कि अगर हमने 148 के ऊपर इसका डॉलर का रेट फिक्स ना करवाया होता अपने दौरे हुकूमत में, तो आज ये एक इससे बड़ा अजाब नहीं, ये ऐसा नहीं है जी कि वो फिक्स ही हो गया था, वो बाद में वो तब्दील उसमें हो गया। वो 148 पे आज फिक्स नहीं है कि ऐसा कहें कि फिक्स था, वो कुछ अरसे के लिए फिक्स था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा नहीं ख्याल ये चाइनीज़ IPPs के मुआहदे 148 पे फिक्स थे, ये भी गलत है। ये भी ऐसी भी कोई खबर नहीं है। चाइनीज़ मुआहदे तो छेड़े भी नहीं गए थे। कुछ मुआहदे जो पुराने 1994 के थे, उनके अंदर जहां गुंजाइश मौजूद थी वहां कोई उन्होंने रद्दोबदल किया और अभी भी हम 94 जो मुआहदे उनको स्टडी कर रहे हैं कि अगर कहीं गुंजाइश निकलती है। लेकिन देखें, बात यह कि ये सॉवरन गारंटीज़ हैं, अगर आप जो है वो इनको छेड़ना शुरू कर दें तो आपको जिस तरह रिकोडेक में $900 मिलियन के फाइन, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हर चीज़ को रिव्यू कर रही है, हर चीज़ को रिव्यू कर रही है। जो हुकूमती ओन्ड IPPs हैं उसके लिए तो कोई आपको सॉवरन नहीं, जो हुकूमती ओन्ड IPPs हैं उसके अंदर हुकूमत तो प्रॉफिट ले ही नहीं रही कि वो कैपेसिटी पेमेंट में हो। देखें, यही तो है ना जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, जो अवाम के जो मसले हैं कि महंगाई के अंदर वो दबी हुई है, उसको और गुस्सा और इश्तियाल दिलवाती है कि हुकूमत जो है वो भी कैपेसिटी पेमेंट ले रही है। देखें, कैपेसिटी पेमेंट क्या है, हुकूमत के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो भी फॉरेन फंडिंग से लगे हुए हैं, उन्होंने भी फाइनेंसिंग दी हुई, कोई ADB की फाइनेंसिंग है, किसी की है, तो जो उस कर्जे की अदायगी है
जो प्रिंसिपल पेमेंट है, जो सूद की अदायगी है, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है, जो आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट है। तो वो कैपेसिटी पेमेंट आज तो उभर के ये सामने आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब तकरीर करते हैं, जब वो ये कहते हैं, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे पहले तकरीर करते हैं, वो ये कहते हैं कि 2017 में पाकिस्तान जो है वो बस अभी के अभी G20 में शामिल होने वाला था, दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में। हालांकि यही वो वक्त है जब ये मुआहदे तय पाए और ये नविश्ता दीवार बन गया। ये लिखा गया कि अब हमारे लिए, हमने अपने फाइनेंशियली हाथ काट के, हम सबसे लोग डिफेंस बजट के ऊपर पाकिस्तान में क्रिटिसाइज करते हैं और यहाँ पर कैपेसिटी पेमेंट जो है वो डिफेंस बजट से ऊपर चली गई है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपका मैंने बिल्कुल रद्द कर दिया कि हुकूमत की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो क्या है। अवाम को नॉलेज होना चाहिए कि वो ऐसी नहीं है कि हुकूमत कोई मुनाफे ले रही है। हुकूमत अपनी किस्तों के पैसे कैपेसिटी पेमेंट में लेती है, इंश्योरेंस के और ONM कॉस्ट के, नंबर एक। अब जो दूसरा आपका सवाल है, बिल्कुल हमने G20 के अंदर ममालिक में हो जाना था, बिल्कुल, क्योंकि आप हमारी 13-18 की IPPs के मुआहदों के साथ, इसके साथ, क्योंकि देखें होना यह था कि आपने आपके 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, ये IPPs लगे, इन्होंने बिजली की वो जो शॉर्टेज थी उसको दूर किया, लोड शेडिंग दूर की, CPEC के जरिए $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, हमारी शरह तरक्की 4-5-6% के ऊपर थी, जो हमारा आखिरी साल था। फिर इसके बाद CPEC 2 का मॉडल था जो 2018 से, सुन लें तो आपके सवाल का जवाब, 2018 से 2023 तक 5 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री टू पाकिस्तान होनी थी, जो तबाह हो गई, हुई नहीं, जीरो हो गई। CPEC को तबाह कर दिया इन्होंने PTI ने ना इसके अंदर कोई तरक्की की। हमने तो वापस बुलाना था। 2008 से 13 के दरमियान हमारी अपनी इंडस्ट्री बिजली कि लोड शेडिंग की वजह से चाइना शिफ्ट कर गई थी, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी। हाँ, और आपने उसको वापस बुलाया। हाँ, हमने बिजली पूरी करनी थी, यहाँ पर लेकिन जब बिजली पूरी हुई उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुई। मसला है यहाँ पर विजन का। आप लोगों ने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो देखा। अगर आप डैम्स बनाने के ऊपर तवज्जो देते, मेरा सवाल है, आम पाकिस्तानी का सवाल है कि आपने RPPs के ऊपर तो आपने एतराज किया, आप अदालत भी चले गए, आप लोगों ने राजा परवेज अशरफ का नाम भी रख दिया, रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर आपको एतराज था, लेकिन ये जो IPPs के मुआहदे किए, क्या ये को अच्छे साबित हुए? अगर आपने डैम्स के ऊपर इन्वेस्ट किया होता, अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज पे खर्च किया होता, तो ये जो 2600 अरब रुपए है कैपेसिटी पेमेंट का, या जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल आप तसल्ली से इसका जवाब दीजिएगा। क्या अगर वो पैसे जितने आज हम लगा रहे हैं, इससे तो डैम बन सकते हैं, इससे तो बिजली का मसला हल हो सकता है। सबसे पहले 13-18 में मोहम्मद डैम के ऊपर रिकॉर्ड पैसे एलोकेशन हुई। आप देख लें PTI के दौर में वो ना एलोकेशन मिली मोहम्मद डैम को, जो दयामीर भाषा डैम की, मोहम्मद डैम की, सॉरी, दयामीर भाषा डैम की $1 बिलियन की जमीन जो है वो खरीदी गई, और जो लैंड एलोकेशन और जमीन प्रोक्योरमेंट हमारे दौर में हुई, उसके बाद कितनी दयामीर भाषा के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई आप निकाल लें PTI के दौर में। अच्छा, अब ये क्यों लगाए हमने? क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर जो सबसे सस्ती बिजली बनती थी वो LNG से बनती थी, कोयले से बनती थी, और ये प्लांट लगाने की वजह से हमारे जो फर्नेस ऑयल के प्लांट थे जो हमें बहुत महंगे पड़ते थे, वो हमारी जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले गए। तो हमने एनर्जी में, यहाँ पे हमें एनर्जी के एक्सपर्ट्स कहते हैं, हो सकता है वो गलत कह रहे हो, आप करेक्ट कर दीजिए। वो ये कहते हैं कि जो 4 बड़े पावर प्लांट्स लगाए गए हैं उनके लिए जो कोयला है और LNG है, ये मिलाकर को $15 अरब की इंपोर्ट हो चुकी है अब तक। $15 अरब इज अ वूपिंग बिग अमाउंट। पाकिस्तान जो है वो $3 अरब के लिए, लेकिन अगर ये फर्नेस ऑयल होता, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड माजी में ये कह चुके हैं कि हमें नाक से लकीरें निकलवा दी $3 अरब के लिए। यहां पर हम $15 अरब की बात कर रहे हैं। अगर ये, मुझे नहीं पता ये फिगर ठीक है या नहीं, लेकिन अगर ये फर्नेस ऑयल होता, अगर हम ये प्लांट ना लगाते और फर्नेस ऑयल पे बिजली बनती रहती जिस तरह पहले बन रही थी और पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स, तो ये 15 के बजाय $30 अरब की इंपोर्ट होती। तो ये हमने किया कि हमने सस्ते प्लांट लगाए जिसने एनर्जी मिक्स को नीचे किया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं इन 5 सालों में? अभी जो हम चाइना गए हुए थे, हमने कहा कि ये हम लोकल कोयले से बनाना चाहते हैं। चाइना इस हुकूमत को हमने, चाइना ने बिल्कुल कहा कि हम इसको देखेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। हाँ, नहीं तो वो कमेटी काम तो ऐसे ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि आप वहां जाएं और वो कहें जी ओके डन, क्योंकि वहां IPPs की और हमारी जो डिप्लोमेसी में अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि पहले वर्किंग ग्रुप्स और आपके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वहां पर ये चीजें तय पा जाती हैं, फिर आपका मिनिस्ट्रियल या प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट होता है जिसमें उसको ओके किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, हम अपने मिनिस्टर पहले भेज रहे हैं, उसके बाद हम वर्किंग ग्रुप बिठाएंगे, फिर हम दोबारा मिनिस्टर। इज दैट हाउ वी आर गोइंग? जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था
हाँ जी। उसके अंदर कुछ चीजें एग्री हुई। उनमें प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि हम लोकल कोयले पे करना चाहते हैं, तो वहां के प्रेसिडेंट ने हामी भरी कि यह आपका पॉइंट ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं। उसकी बेसिस पे फिर ये दौरा गया मिनिस्टर का कि वो बात आगे चली, और आज उसकी फॉर्मुलेशन कि इसको कैसे अचीव हमने करना है, किस जो 4 प्लांट्स हैं कोयले के ऊपर जो इंपोर्टेड कोयले पे चल रहे हैं, उस पे कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, उस पे क्या क्या चीजें होनी है, क्या चेंजेस आनी है टेक्निकली तौर पे कि वो लोकल कोयले पे चले, इन सब चीजों पे काम शुरू हो गया है। तो ये हमारा इंशाल्लाह अगर अगले अपने 5 सालों के अंदर ये इस टेन्योर में हम अगर लोकल कोयले पे शिफ्ट कर लेते हैं तो बहुत सारा आपके डॉलर भी बचेंगे, बिजली की कीमत भी सस्ती होगी, अच्छा, जिसके ऊपर काम जारी है। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, सिंस दिस इज द लास्ट सेगमेंट, मुझे ये बता दीजिए कि सरमायाकारी नहीं आ रही। नहीं, देखें, सरमायाकारी हमारे पास ऐसी सॉलिड कमिटमेंट्स हैं कि वो पैसे वहाँ उन्होंने एलोकेट कर दिए, चाहे वो यूएई हो, सऊदीया हो। अब उन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए हैं कि वो जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, G2G हो या चाहे वो प्राइवेट पीपीपी हो, 5 साल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, मैं 75 से 100 अरब डॉलर की बात चल रही थी। हमारे टारगेट कंट्रीज थी सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना। नहीं, ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट आती ना। इन्वेस्टमेंट आने का तरीका होता है ना, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे ये 25 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन 25 प्रोजेक्ट्स को हमने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रेडी करना होता है। उनकी प्री फीजिबिलिटीज होती हैं, फीजिबिलिटीज होती हैं, फिर वो जाके जब वो उसकी फिर ड्यू डिलिजेंस होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पीआईए प्राइवेटाइज हो रहा है अब, तो आजकल उसकी बायर साइड ड्यू डिलिजेंस चल रही है कि जिन्होंने खरीदना है वो उसकी तहकीक कर रहे हैं, उसकी इक्विपमेंट देख रहे हैं, उसके असासे देख रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शंस बना रहे हैं कि हम लेके इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किए हैं, तो जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ये जितने भी मुमालिक हैं या जो जिनसे भी हम ये सीख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि टीएलपी आकर यहाँ पर चौक कर देती है, जमात इस्लामी आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज चल रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट का हर इजलास दंगे के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तमाम कोर्ट्स में फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट राइट टू द लोअर जुडिशरी तमाम के तमाम पॉलिटिकल केसेस लगे हुए हैं, एक कैओस की सूरत हाल है। आप कह रहे हैं कि उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है, यू आर गोइंग, आप बड़ा बेहतरीन चल रहे हैं। नहीं चल रहे। देखें, 100% आप जो बात कह रहे हैं उसमें सदाकत है कि अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और फिर तो वो इन्वेस्टमेंट की रुकावट बनेगी, लेकिन उसके बावजूद ये वो जो मुल्क हैं ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं इन मुश्किल हालात में, और उन्होंने एलोकेट किए। अगर हालात सियासी तौर पे ख़राब होते हैं तो जाहिर सी बात है ये इट इज़ अ नो ब्रेनर के इन्वेस्टमेंट को जो है मुश्किलात पैदा होंगी। और शायद यही वजह है कि ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े ताकि इस मुल्क में सरमायाकारी ना आए, जबकि वो आना चाहती है। इस मुल्क की जो सियासी कुछ जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैले, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आए ताकि इन्वेस्टमेंट ना आए। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर हमारी बिल्कुल कोशिश है, हमारी बिल्कुल कोशिश है कि वो उसको हम लेके आए। यहाँ जब सदर भी आ रहे थे चाइनीज, तो तब भी यहाँ धरने दिए गए, तब धरनों की जरूरत थी। 2018 के बाद जब आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, आज जिस तरह तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, आपका भी स्ट्रॉन्ग केस था, क्या आपके सियासत करने पे पाबंदी लगा दी गई थी? क्या आप लोग मार्चेस नहीं लेकर आए? क्या आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया? किया ना। यहां पर मामला यह है कि आप फॉर्म 45 के ऊपर हमें यानी कि एक मर्तबा कहें ना कि ये देखें ये फलां हल्का है, इस हल्के के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं हम जीते हैं, आप अपना फॉर्म 45 रखकर एक मर्तबा फॉर द सेक ऑफ लेजिटिमेसी, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, एक दफा नहीं 200 दफा रखा जाएगा जिस फोरम पे रखना है, नहीं नहीं जिस फोरम पे रखना है सर, जहां पर फॉर्म 45 मांगा गया वहां पर आपकी जमात के 3 एमएनएस इलेक्शन कमीशन चले गए कि ये जज बाइस्ड है, वो उनका जो ये नेपोटिज्म कर रहा है। बात सुने, जो लीगल ड्यू कोर्स जिस कैंडिडेट के पास जो मौजूद है वो उसको इस्तेमाल करेगा। सर 2 मई को इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल ने कहा फॉर्म 45 जमा करवा दें, 22 मई तक की तारीख दी गई, नहीं जमा करवाए गए। फिर 28 मई तक की तारीख दी गई, 28 को ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सका, आपने पहली मरतबा छुट्टी अनाउंस कर दी, 29-30 को हुआ, आप लोगों ने जमा नहीं करवाए,
जून की तारीख दी गई 5, उससे 2 दिन पहले आप लोगों ने इलेक्शन कमेशन जाकर रुजू कर लिया। आपने कहा कि ये सबसे फॉर्म पहले 45 देखें इसमें महर शराफत उठाकर हमारे सामने रखते हैं मरियम नवाज साहिबा, जिस हल्के से एमएनए इलेक्ट होकर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि ये देखें जनाब ये फॉर्म 45 है 102 पोलिंग स्टेशन के। हो सकता है कि वो गलत हो, आई एम नॉट सेइंग, बट जब वो रख देते हैं उसका आप काउंटर में रखें ना। आप चीजों को मिक्स ये कर रहे हैं कि देखें बात ये कि ये कोई पार्टी नहीं कर रही, जो जिधर जिधर कोई कैंडिडेट है उसको कोई इतराज है, उसके जो ऑपोजिट जो कैंडिडेट है वो आपस के उनके मामलात हैं, जो अदालती कार्रवाई है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वहां वो पेश भी कर देंगे जहां पेश करने का वक्त आएगा, जहाँ वो समझते हैं अभी वक्त नहीं है वो नहीं करेंगे। सर, लेकिन ये देखें बात ये है 2-3 जुलाई को मरियम नवाज जस्टिस अनवार हुसैन ने लाहौर सुनाई जाए, लेकिन ये देखें बात ये कि ये तो उस कैंडिडेट जिसने शिकायत की है और जो आगे बंदा है ये उनका मामला है और ये चल रहे हैं। ये अदालतें रिलीफ दे रही है ना, अदालतों ने एक फैसला सुनाया रिजर्व सीटों के ऊपर, तो जब अदालतों से ये फैसले आएंगे तो कौन उनको रद्द करेगा, वो इंप्लीमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट वो अदालतों में। जब अदालतों में ये फैसले, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आता है, आप कहते हैं हमने इस पे अमल दरामद नहीं करना, ये जजेस का टोला है। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कराना है ना, हमने तो नहीं कराना, वो अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। प्रोड्यूसर साहब ये मरियम नवाज साहिबा ने मखसूस नशिस्तों के केस का जब फैसला आया, मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, जरा सुनवाइए। रात का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है, आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूं इस मौकफ के साथ। देखिए उन्होंने कहा हमें ध्यान से देखना होगा और हम इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। नहीं, देखें हमने टेक्निकली तौर पे इसकी तनकीद की और आज भी हम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हम काली भेड़ें, आपने कहा ये टेक्निकल तनकीद नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने काली भेड़ें करार दिया। उन्होंने नहीं, मरियम बीबी ने कहा, मरियम बीबी ने कहा कि जो है आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और जमीर के मुताबिक नहीं होना चाहिए। अब जमीर तो हर एक का मुख्तलिफ होता है, किसी का जमीर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, तो जमीर के मुताबिक तो नहीं फैसला होता ना, आईन कानून के मुताबिक होता है फैसला। फिर उन्होंने क्या कहा, दुनिया भर के ममालिक जहां से आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, जब वो ये देखते होंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर मेजॉरिटी से एक जजमेंट, अदालत ने क्या किया है, आप लीगल रेमेडी में जाने के बजाय पॉलिटिकल नहीं, लीगल रेमेडी नहीं, हम अपील में तो चले गए ना। अपीलों में चले गए, दैट इज योर राइट, यही था ना। नहीं, यहाँ पर मामला ये है कि हमारे मुताद्दिद वुज़रा ने उन जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हमारी एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव ने, मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने की है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। आपने लीगल रेमेडी आप रिव्यू में जा रहे हैं, रिव्यू में जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं जजों को आहनी हाथों से निपटेंगे। हम बड़ी सादी सी बात कर रहे हैं, हम कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहे कि जो किसी ने मांगा ही नहीं, जो केस का मुद्दा ही नहीं था, जो पिटिशनर की प्ली ही नहीं थी, आपने वो फैसला कर दिया। हम यही कह रहे हैं ना, टेक्निकल बात कर रहे हैं हम, कोई उस पर कोई सियासत तो नहीं झाड़ रहे। हम कह रहे हैं जो आइन के अंदर, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब पिटिशनर ने कोई चीज प्ली नहीं की, जो वहां मुद्दा डिस्कशन का था ही नहीं, आप उसके साथ चले। ये आपका मौक़िफ़ है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जब हम फॉर्म 45 की बात करते हैं, आप कहते हैं वो तो हम अदालत में रखेंगे। जब ये वाला मामला आता है, आप कहते हैं आप मीडिया में रखेंगे, आप अपनी तकरीर में रखेंगे। जाहिर है कि दिस इज योर चॉइस, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पॉलिसी। बहरहाल के आवाम इस वक्त जाहिर है कि बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। बिजली के बिलों ने लोगों को की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है और मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए कम अज़ कम फिल वक्त नज़र नहीं आ रहे। लेट्स होप कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें वो कम अज़ कम एक नुक्ते पर जो पाकिस्तान की मईशत है इस पर बैठने के लिए तैयार होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।